अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया की हर खुशी नसीब फरमाए, आमीन। डियर लिसनर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की हॉरर, थ्रिलिंग एंड स्केरी स्टोरीज़ आती रहती हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और किसी अंधेरी, खामोश और वीरान जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आज की जो स्टोरी है वो रिजवान ने सेंड की है फ्लोरिडा से, और ये स्टोरी उसने मुझे काफ़ी दिनों से सेंड की हुई है, लेकिन बाकी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करने की वजह से इतनी लेट हुई। लिहाजा ये बहुत मज़ेदार स्टोरी है और इसको पढ़ के मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया। तो चलें रिजवान की स्टोरी को उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है और मैं फ्लोरिडा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 6-7 साल से फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मैं इस काम के काफ़ी यूज्ड हूँ और मुझे इस काम में काफ़ी मज़ा भी आता है। हालांकि थकावट तो हो जाती है, क्योंकि हमें पूरी रात जंगल में बार बार जो है वो विज़िट करना पड़ते हैं डिफरेंट लोकेशंस के, और मैं अपने सीनियर सार्जेंट और इंस्पेक्टर के साथ जो है वो राउंड पर रहता हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से वो बाकी लड़कों पर मुझे तरजीह देते हैं। लिहाजा हम ज़्यादातर जंगल में राउंड्स वगैरह करते हैं, और अगर कोई मिसिंग केस वगैरह आता है तो हम उसके लिए भी जाते हैं। ये फ्लोरिडा का एक बहुत ज़्यादा ही घना जंगल है। नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि फ्लोरिडा के बड़े और वेल मेंटेन जंगल में से एक ये जंगल है, जो कि ऊंचे ऊंचे सरसब्ज़ पहाड़ों से घिरा हुआ है। और बेसिकली यहाँ पर लोग ज़्यादातर हाइकिंग और पिकनिक्स वगैरह के लिए आते हैं। इधर कोई रिजॉर्ट्स या रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, इसलिए उनको कैंपिंग वगैरह करनी होती है, और कुछ दिन वो रिलैक्स होने के लिए अपनी फैमिलीज़ वगैरह के साथ आते हैं यहाँ पर। और ये जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है और कई मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है, इसीलिए इस जंगल पर नज़र रखने के लिए एक तो वर्कर्स हैं और असिस्टेंट्स हैं, जो कि बारी बारी जो है वो जंगल के डिफरेंट लोकेशंस का जायज़ा लेते हैं और डिफरेंट लोकेशन को जो है वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। इसके बावजूद ये इम्पॉसिबल है कि इतने ज़्यादा फैले हुए जंगल में, जो कि कई मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है, उस पर खाली इस तरीके से नज़र रखी जा सके। हालांकि हर एरिया में अपनी अपनी टीम है, कोई सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से और टीम है जो कि पूरे फॉरेस्ट को कवर करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो फॉरेस्ट पे अच्छे से नज़र नहीं रखी जा सकती, इसीलिए फॉरेस्ट के डिफरेंट एरियाज़ में पहाड़ों की चोटियों पर फायर लुकआउट्स बनाए जाते हैं, जो कि वेस्टर्न जंगलात में तो आम बात है, और इधर तकरीबन हर दूसरे जंगलात में फायर लुकआउट्स पाए जाते हैं कि जिससे जंगलात में आग लगने के हादसात से बचा जा सके। बेसिकली वहाँ पर भी एक एक बंदे की टीम होती है फायर लुकआउट में, जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने हर 4 घंटे बाद पीछे रिपोर्ट करना होता है कि कहीं से कोई स्मोक वगैरह तो नहीं नज़र आ रही, और उसके अलावा वेदर की क्या कंडीशन है। ये सब डिटेल जो है वो पीछे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाती हैं, हर फायर लुकआउट डिपार्टमेंट से, क्योंकि अगर एक दफ़ा जंगल में आग लग गई और वक्त रहते पता ना चला तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसे सानिया भी सामने आ जाते हैं कि पूरे जंगलात जलकर राख हो जाते हैं। इससे एक तो हमारे नेचर का काफ़ी नुकसान होता है, और इसके अलावा उस फॉरेस्ट की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लिहाजा इस चीज़ को काफ़ी एहतियात से एनालाइज करना पड़ता है, और ये सारी जिम्मेदारी फायर लुकआउट पर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी होती है। लिहाजा मुझे 6 से 7 साल हो चुके थे फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट में काम करते हुए, और हमें ज़्यादातर ऐसे केसेस आते थे कि जिसमें अगर कोई पर्सन मिस हो गया है, जैसा कि मिसिंग केस वगैरह, जिस पर हमें जाना होता था, और उसके बावजूद हमें वैसे भी पूरी रात जो है वो राउंड लगाते रहना होता था अपने मुकर्ररा एरिया में। और इस तरह के कई डिपार्टमेंट थे वहाँ जो कि डिफरेंट एरियाज़ को कवर करते थे, और इस तरह पूरे ओवरऑल जंगल को कवर किया जाता था। कुछ की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने कुछ पहाड़ों को जो है वो लुकआउट करना होता था,
कुछ ने डाउन एरियाज और कुछ ने नदी वाले एरिया को, जो कि नदी वगैरह के साथ कैंपर्स वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पर। बेसिकली ये पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट होती है कि जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और एक गलती से कई जानें भी जा सकती हैं और पूरे के पूरे जंगलात भी तबाह हो सकते हैं। लिहाजा मैं इस काम में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल कर चुका था और एक फायर लुकआउट जो है वो अब खाली होने वाला था, क्योंकि वहाँ का लड़का रिज़ाइन कर चुका था। ये तो मैं नहीं जानता कि उसने क्यों रिज़ाइन किया था, लेकिन वो वहाँ से रिज़ाइन कर चुका था और अब उस जगह की पोस्ट खाली थी। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि मेरी इंस्पेक्टर और सार्जेंट से काफ़ी ज़्यादा बनती थी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से उनके साथ काम कर रहा था और काफ़ी कोऑपरेटिव था उनके साथ। लिहाजा ये जो जंगलात में राउंड वगैरह लगाने वाला काम है ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि क्यों ना मैं फायर लुकआउट पे चला जाऊं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा और मैं उस काम को भी थोड़ा अच्छे से समझ पाऊंगा और हो सकता है कि बाद में मेरी और थोड़ी अच्छी पोस्टिंग हो जाए। लिहाजा मैं भी इस काम से थक तो गया था, बेशक मुझे मज़ा आता था, लेकिन थक मैं गया था। तो मैंने भी इस काम में हामी भर ली कि हाँ, मुझे फायर लुकआउट पे भेज दिया जाए। बेसिकली फायर लुकआउट को पहाड़ की टॉप पर बनाया जाता है कि पहाड़ तो पहले ही बुलंद होता है, उसके अलावा 12 से 13 मंजिला ऊंचा चोटी पर बनाया जाने वाला ये फायर लुकआउट इस तरह का नज़ारा देता है कि जिससे हम पूरे जंगल पर नज़र रख सकते हैं और कहीं भी कोई इस तरह का सान्या हो तो हम उससे पहले ही डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। लिहाजा सार्जेंट ने मुझे कहा कि अगर तुम उस काम के लिए विलिंग हो तो फिर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि वो लड़का वैसे भी यहाँ से हो कर जाएगा, क्योंकि उसको अपने रेजिग्नेशन से रिलेटेड कुछ पेपर साइन करने हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है। तो इससे अच्छा तो यही है कि वो लड़का तुम्हें इस फायर लुकआउट पे छोड़ देगा और वो तुम्हें जितना अच्छे से समझा सकता है उतना अच्छे से और कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वो वहाँ पर 2 साल गुजार चुका है। लिहाजा तुम अपने कपड़े जल्दी से पैक कर लो और ज़रूरत का खाने पीने का तकरीबन 1-2 माह का सामान अपने साथ उठा लो, क्योंकि तुम्हें वहाँ से बार बार आया नहीं जाएगा, क्योंकि वो फायर लुकआउट यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम्हें यहाँ ना आना पड़े, क्योंकि फायर लुकआउट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि कोई दूसरा लड़का नहीं मिल जाता। तब तो तुम लोग अपनी शिफ्ट्स मैनेज कर सकते हो और एक 2 दिन का बीच में गैप ले सकते हो यहाँ आकर। लिहाजा मैंने हामी भरी, जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पैक किए, कुछ बुक्स वगैरह रखी अपने साथ, क्योंकि मुझे वहाँ पर बिल्कुल अकेला होना था। तो मैं अपने फारिग टाइम में यही बुक्स वगैरह पढ़ा करता था ताकि मैं बोर ना हूँ, इसलिए मैंने बुक्स वगैरह रखी साथ, सारा सामान पैक किया और 1-2 माह का साथ खाने पीने का और ज़रूरत का तमाम राशन लिया। इतनी देर में वो लड़का भी हमारे डिपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुका था अपनी जीप पर। लिहाजा वो लड़का अंदर आया, सार्जेंट और इंस्पेक्टर से मिला। उसके बाद वो मुझे भी मिला और कहने लगा कि क्या यही वो लड़का है जिसको मुझे छोड़ना है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यही वो लड़का है। लिहाजा उसने अपने जल्दी से डॉक्यूमेंटेशन की, रेजिग्नेशन लेटर्स वगैरह को साइन किया और उसके बाद वो सार्जेंट और इंस्पेक्टर से मिलके उनको अलविदा कहकर मुझे लेकर वहाँ से निकलने लगा। लिहाजा मैं भी इंस्पेक्टर और सार्जेंट से मिला और मैं उनको कहा कि ज़रूर जल्द ही मिलेंगे हम, बेशक। यह कहकर मैं उनको अच्छे से मिला और फिर उस लड़के के साथ जीप में बैठ कर अपना सारा सामान मैंने बीच में लोड कर दिया और फिर हम जो है उस फायर लुकआउट की तरफ जाने लगे। वो पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे था, इसीलिए हमें चढ़ाई वाला रास्ता करना था और वो लड़का काफ़ी माहिर था ड्राइविंग में और काफ़ी स्पीड से और एहतियात से गाड़ी को चला रहा था और रास्ते में मुझसे भी बातें करता जा रहा था कि मुझे यहाँ पर कितना अरसा हो गया है। लिहाजा हम दोनों आपस में बातें करते गए और कैसे वो 60 से 65 किलोमीटर का रास्ता तय हुआ पता ही नहीं चला और हम पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके थे। वैसे तो मुझे पता था कि फायर लुकआउट काफ़ी बुलंद होते हैं, लेकिन वो फायर लुकआउट तो कुछ ज़्यादा ही बुलंद लग रहा था बाकियों की निस्बत और नीचे से देखकर ही उसको खौफ आ रहा था। और अब मैं उस लड़के से ये कहने लगा कि हम ऊपर ये सारा सामान कैसे लेकर जाएंगे। तो उसने कहा कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो और वैसे भी सामान ऊपर यहाँ से लेकर जाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्टेयर्स काफ़ी पतली थी और उससे एक बंदे का एक टाइम पे ही ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। लिहाजा सामान ऊपर ले जाने के लिए साथ एक छोटा सा एलिवेटर लगा हुआ था, बॉक्स टाइप का, कि जिसमें राशन और ज़रूरत का सारा सामान रख कर
फिर ऊपर जाकर उस एलिवेटर को ऑन करके ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है। लिहाजा मैंने अपना सारा सामान उसके अंदर रखा। लिहाजा उस लड़के ने कहा कि चलो अब तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। और वो उस फायर लुकआउट के पास जाकर स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे उस फायर लुकआउट की स्टेयर्स पे चढ़ने लगा। और वो स्टेयर्स काफ़ी तंग थी और उस पर हाथ पांव मुश्किल से रखे जा रहे थे। उसके बावजूद मैं ऊपर चढ़ता जा रहा था। एक दफ़ा को मैंने जब नीचे देखा, जबकि मैं आधा सफ़र तय कर चुका था ऊपर का, तो नीचे देख के एक दफ़ा को मुझे फुल चक्कर आए और ऐसे लगा कि बस मैं नीचे गिर जाऊंगा। फिर मैंने ख़ुद को संभालते हुए ऊपर की तरफ देखना शुरू किया और मैंने कहा अब नीचे नहीं देखूंगा कि जब तक ऊपर नहीं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी बुलंद फायर लुकआउट था और नीचे से जितना डेंजरस लग रहा था ऊपर से वो और भी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बेशक मैं ऊंचाई से डरता नहीं था, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर कोई भी शख्स उस फायर लुकआउट के ऊपर चढ़ेगा और बेशक वो ऊंचाई से भी ना डरता हो, तो एक दफ़ा को उसके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। अब वो लड़का रुक चुका था क्योंकि वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका था और अब मैं भी उसके बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था। और उस लड़के ने कहा कि इसका दरवाज़ा जो है वो साइड से नहीं खुलता, बल्कि यहीं से हमें खोलना पड़ेगा, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ खुलता था और देन हमें चढ़ के उसके अंदर जाना पड़ता था। लिहाजा उस लड़के ने उस फायर लुकआउट का दरवाज़ा खोला और ऊपर चला गया। फिर उसने नीचे मुँह करके कहा कि तुम भी ध्यान से आना, क्योंकि यहाँ ग्रिप करने की कोई चीज़ नहीं, इसलिए तुम्हें फ्लोर को ही ग्रिप करना होगा और उसी को ग्रिप करते हुए अपने आप को ऊपर खींचना होगा। लिहाजा मैंने फ्लोर को ग्रिप किया और उसकी मदद से अपने आप को ऊपर खींच लिया। अब मैं उस फायर लुकआउट के अंदर मौजूद था और जैसे ही मैंने अपनी आंखों को राइट की तरफ घुमाया, जहाँ पर बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई थी, तो वो नज़ारा देखकर एक दफ़ा को तो मेरी आंखें ही खुल के रह गई थी। ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं जन्नत में आ चुका हूँ। ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ से पूरे जंगल का एक ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा था कि जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। एक तो मैं वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मौजूद था और उसके बाद वो फायर लुक भी काफ़ी बुलंदी पर था और 13 से 14 मंजिला ऊंचा था, जिसकी वजह से वहाँ का ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा था कि मैंने अपने 7 साल के फॉरेस्ट रेंजर करियर में ऐसा नज़ारा ना देखा था। लिहाजा मैं अपनी स्माइल को रोक नहीं पा रहा था और मैं दिल में सोच रहा था कि यहाँ 2 माह तो क्या, मैं 2 साल भी एक साथ रह सकता हूँ बगैर यहाँ से बाहर जाए। लिहाजा वो लड़का मुझे वहाँ के बेसिक इक्विपमेंट समझाने लगा। हालांकि वो मुझे पहले भी चलाना आते थे, लेकिन वो एक दफ़ा मुझे ब्रीफ गाइड करने लगा ताकि किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। सारे इक्विपमेंट जब उसने मुझे समझा दिए तो उसके बाद कहने लगा कि मुझे हर 4 घंटे के बाद उठकर अलार्म वगैरह सेट करके जो है वो पूरे फॉरेस्ट को एक दफ़ा देखना है, चेक करना है और बाइनोकुलर्स की मदद से भी देखना है। अगर कहीं भी कुछ ऐसा फील हो कि कहीं पर स्मोक उठ रही है या कहीं पर आग लगी हुई है, तो मुझे जल्दी से जल्दी पीछे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है। हालांकि वहाँ पे कैंपर्स वगैरह भी आते थे, वो भी फायर वगैरह जलाते थे, लेकिन उस फायर में और जो जंगलात में दूसरी फायर लगती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। उसके स्मोक, उसकी इंटेंसिटी में, वो सब कुछ हमें पहले ही बताया जाता है और सिखाया जाता है कि इसको कैसे एनालाइज करना है। लिहाजा ये सब कुछ बताकर वो लड़का मुझे एंड पर यह कह गया कि तुम्हें बग़ैर किसी मजबूरी के इस फायर लुकआउट से नीचे नहीं उतरना, चाहे वो कुछ भी हो। अगर बस मजबूरी है तो ही नीचे उतरना है, उसके अलावा नहीं। और अगर तुम्हारे साथ कोई भी इशू हो या कोई भी मसला बने तो तुम्हें पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना है और जब तक कि वहाँ से कोई बंदा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ तक नहीं आता, तुम्हें कतन किसी सूरत जहाँ से नीचे नहीं उतरना। और तुम्हें डिफरेंट जो है फायर लुकआउट जो कि डिफरेंट पहाड़ियों पर मौजूद हैं, उनके वर्कर से कांटेक्ट बना के रखना है और हर 4 घंटे बाद एक रिपोर्ट पीछे देनी है। लिहाजा मैं उस विंडो में से और भी पहाड़ियों की चोटियों पर मौजूद डिफरेंट फायर लुकआउट्स को देख पा रहा था, जिन पे हल्की हल्की लाइट जो है वो चल रही थी, जिसकी वजह से पता चल रहा था कि वहाँ पर भी एक फायर लुकआउट है। और तकरीबन हर फायर लुकआउट यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर था एक दूसरे से और उस पूरे एरिया को कवर कर रहे थे ये फायर लुकआउट, कि जिसकी मदद से पूरे जंगल पर नज़र रखी जा रही थी।
जंगल नीचे से देखने पर तो घना लगता ही था, लेकिन अब उस फायर लुकआउट से देखने पर पता चल रहा था कि जंगल कितना ही ज़्यादा घना है। मैंने आज तक ऐसा नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा था। लिहाजा वो लड़का मुझे कहने लगा कि मुझे किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, बस पैनिक नहीं करना और पीछे डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना है। मेरे साथ काफ़ी ऐसे इंसिडेंट होंगे कि जो मुझे पैनिक कर देंगे, लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना है और केओस नहीं होना चाहिए। एंड पे फिर वो मुझे नीचे उतरते उतरते कह गया कि जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें बगैर किसी मजबूरी और काम के इससे नीचे नहीं उतरना। और फिर उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। लिहाजा फायर लुकआउट पे जो चारों तरफ टेरिस बना हुआ था विंडोज़ के बाहर, अब मैं उसको वहाँ से जाकर देख रहा था। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा। अब मैं उस फायर लुकआउट में बिल्कुल अकेला था। मेरे अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, मैं और सिर्फ मेरी तन्हाई। अब मैंने जल्दी से अपना बिस्तर सेट किया, अपना सारा सामान इधर उधर सेट किया और अपने मुताबिक पूरे फायर लुकआउट की सेटिंग की। उसके बाद मैंने जल्दी से हर इम्पोर्टेंट रीडिंग ली, जैसे विंड स्पीड और कहाँ पर कोई इशू वगैरह तो नहीं, या कहीं से कोई स्मोक वगैरह तो नहीं उठ रहा। ये सब कुछ देखने के बाद और एनालाइज करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की और पीछे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दी। और हम इंटर टेलीकॉम के ज़रिए डिफरेंट फायर लुकआउट के साथ कॉन्टैक्ट में भी थे, अपने सबसे नज़दीक वाले से भी और सबसे दूर वाले से भी। लिहाजा उस फायर लुकआउट में एक और भी एक्स्ट्रा चीज़ थी जो उसको बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ बनाती थी। उस फायर लुकआउट पर एक बड़ा सा रडार भी लगा हुआ था कि जिससे वेदर फोरकास्ट किया जाता था, लेकिन हमें ब्रीफ गाइड किया गया था कि हमें उसके ऊपर रिलाई नहीं करना, बल्कि मैनुअल इक्विपमेंट से हर 4 घंटे बाद रीडिंग लेनी है। अब ये रिपोर्ट वगैरह सेंड करके अभी मैं अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि मुझे अचानक से बहुत तेज़ भूख लगने लगी। तो मैं जल्दी से उठा और जो सामान अपने साथ लाया था उसी में से कुछ उठाया और ओवन के अंदर गर्म करके खाने लगा। और साथ साथ मैं उस टेरिस पे बैठा हुआ वो नज़ारा भी देख रहा था। अब मुझे इंटर कॉल पर एक पास के लुकआउट से जो है वो कॉल आई, जिसको मैंने फ़ौरन से रिसीव किया। और उसके बाद वो कहने लगा कि जो है वो अब आउट हो रहा है, मतलब कि वो सोने लगा है और उसने अपनी लास्ट रीडिंग जो है वो पीछे फॉरवर्ड कर दी है और अब 4 घंटे बाद ही उठेगा। लिहाजा पीस आउट एंड टेक केयर का मैसेज करके वो सो गया। और तकरीबन इस टाइम पे सारे फायर लुकआउट जो है वो बंद हो चुके थे इंटर टेलीकॉम। लिहाजा अब मुझे भी सोना था, क्योंकि मैं भी काफ़ी थक चुका था और मैं अपनी रीडिंग्स वगैरह भी ले चुका था और अपना काम कर चुका था। और मैं सोचने लगा कि इससे बेहतर जॉब और क्या हो सकती है कि मैं बेड पर लेटा हूँ और सामने इतना अच्छा और ख़ूबसूरत नज़ारा है। कब जल्दी से सुबह होगी और मैं इस नज़ारे को और अच्छे से इंजॉय कर पाऊँगा। आज वो मेरी पहली रात ही थी वहाँ पर। लिहाजा मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया ताकि उठ के एक रिपोर्ट दोबारा से जनरेट कर लूँ। और ये अलार्म लगाकर मैं सो गया और सुबह 4 बजे अलार्म की आवाज़ से मैं उठ गया। उठने के बाद मैंने सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ किया और जल्दी से एक रिपोर्ट जनरेट की। इतनी देर में मुझे इंटरकॉम पर दूसरे फायर लुकआउट्स वालों के भी हाई के मैसेज आने लगे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की, मैंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की और हमने पीछे डिपार्टमेंट को सेंड कर दी। और फॉरेस्ट में उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो कि थोड़ा डिफरेंट हो। लिहाजा जल्दी से रिपोर्ट तैयार की गई और पीछे डिपार्टमेंट में सेंड कर दी गई। ये काम करके मैं दोबारा से सो गया और तकरीबन 10 बजे दोबारा उठा। हालांकि मुझे तो 4 घंटे बाद चेक करना था, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा लेट हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे इंटरकॉम पर काफ़ी सारे मैसेजेस और रिंग आउट आए हुए थे। और मैसेजेस में कहा गया था कि जल्दी से अपनी रिपोर्ट तैयार करके पीछे डिपार्टमेंट में भेजो, वो पूछ रहे हैं। लिहाजा मैंने जल्दी से रिपोर्ट तैयार की, एक एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज़ किया और दोबारा से डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया। इसी तरीके मैंने 4-4 घंटे के वक्फे से रिपोर्ट्स तैयार की और अब दोबारा से रात के 10 बज चुके थे। दिन भर में मैंने उस नज़ारे को काफ़ी इंजॉय किया। उसके अलावा खाया पिया, नहाया भी सही और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका था और तकरीबन रात के 9:30 बज चुके थे। और मैं अपनी लास्ट रिपोर्ट तकरीबन घंटा पहले ही बना कर सेंड कर चुका था। और अब फॉरेस्ट पूरे में बिल्कुल घुप अंधेरा छाया हुआ था और जो वो एरिया था जहाँ पे फायर लुकआउट था, वो एरिया भी बिल्कुल सुनसान था और वहाँ पर कोई दरख्त ना थे, बल्कि एक मैदान सा था वो। और साथ नीचे एक स्टोर रूम बना हुआ था कि जिसमें जनरेटर वगैरह रखा गया था, ताकि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकआउट हो तो उस जनरेटर को ऑन कर लिया जाए। अगर मैं आपको बताऊं तो उस फायर लुकआउट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था कि वो लकड़ी
और स्टील के ढांचे से बना हुआ था, जैसे सिम के टावर वगैरह होते हैं। और उसके ऊपर एक बड़ा सा हट था बिल्कुल टॉप पर, कि जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट और रूम वगैरह था। लिहाजा भी मैं बाहर नज़र रख ही रहा और जंगले पर खड़ा होकर उस नज़ारे को एंजॉय कर ही रहा था कि मुझे नीचे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर कुछ जल रहा है। मैंने जल्दी से अपने बाइनोकुलर्स को उठाया और वहाँ जूम करके देखने लगा, तो देखता क्या हूँ कि वहाँ 3 से 4 अजीबो-गरीब शक्ल के बंदे आग के इर्द गिर्द नाच रहे थे और घूम रहे थे उसके इर्द गिर्द। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ और फिर मैं सोचने लगा कि हो सकता है यहाँ पर पिकनिक करने आए हुए कुछ लोग हों कि जिन्होंने और तरह के मास्क पहने हुए हैं और वो आग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कि इतनी देर में एक 5वां शख्स आया वहाँ से, जो कि एक इंसान को घसीटता हुआ ला रहा था। ये देखकर मैं जो है वो थोड़ा पैनिक कर गया, क्योंकि वो इस इंसान को ऐसे घसीट रहा था कि उसके सर भी पत्थर वगैरह पर लग रहे थे। और ये सारा नज़ारा मैं अपने बाइनोकुलर से देख रहा था। लिहाजा मैंने जल्दी से इंटरकॉम पर दूसरे फायर लुकआउट वाले को कॉल की और सारा मुआवजा उसको बयान किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें इस तरह की किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, चाहे जो भी हो। ये यहाँ का पहला रूल है। तुमने बस ऐसी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। तब तक तुमने इस पर ध्यान नहीं देना कि जब तक तुम्हें कोई ऐसी कॉल वगैरह ना आए कि किसी इस तरह की मिसिंग पर्सन को जो है वो फायर लुकआउट से देखो कि कहीं तुम्हें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। तुमने खुद से जो है कुछ भी नहीं करना, बस उस चीज़ को तुम इग्नोर करो। ये मेरी तुम्हें पहली और लास्ट वार्निंग है। अगर तुम अपनी जान का भला चाहते हो तो उस चीज़ को इग्नोर कर दो। लिहाजा मैं इतना कठोर दिल नहीं था, क्योंकि अगर वो कुछ कर भी रहे थे तो किसी इंसान के साथ कर रहे थे, और वो कर क्या रहे थे मैं तो ये भी नहीं जानता था। अभी मैं ये बात कर ही रहा था उस इंटरकॉम पर कि अचानक से पूरे फायर लुकआउट की लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई वहाँ पे बिल्कुल घुप और काला स्याह अंधेरा हो चुका था। मैं जल्दी से अंदर आया और देखने लगा कि कहीं कोई ब्रेकर वगैरह तो नीचे नहीं हुआ। लिहाजा ब्रेकर सब ऊपर ही थे। ये लाइट का कट ऑफ हुआ था और अब मुझे नीचे जाकर जनरेटर को ऑन करना था। लिहाजा मैं उस बंदे की भी बात सोच रहा था कि उसने कहा था बग़ैर किसी मजबूरी के मुझे नीचे नहीं उतरना, लेकिन ये तो मजबूरी ही थी, क्योंकि मुझे लाइट की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे 3 से 4 घंटे में दोबारा से रीडिंग्स वगैरह लेनी थी। लिहाजा मैंने दोबारा से अपने बाइनोकुलर से उस तरफ देखा जहाँ पे जो मैंने नज़ारा पहले देखा था। तो अब जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। देखता क्या हूँ कि वो जो 4 से 5 अजीब शक्ल के बंदे थे, वो उसी आग के ऊपर उस बंदे को ज़ोर ज़ोर से घुमा रहे थे, किसी लोहे के रोड के ऊपर बांध कर। और वो बंदा चीख रहा था। हालांकि उसकी आवाज़ तो यहाँ तक नहीं आ रही थी, लेकिन साफ पता चल रहा था बाइनोकुलर्स की मदद से कि वो चीख रहा है। अब तो मैं बिल्कुल ही पैनिक कर गया था, और अब जो मर्ज़ी हो मुझे उस तरफ जाना ही जाना था। बेशक वो लड़का अपनी जीप लेके जा चुका था कि जो यहाँ पर पहले काम करता था, लेकिन एक जीप वहाँ पर खड़ी हुई थी कि जो वहाँ के असिस्टेंट के लिए होती है, आने जाने के लिए। मैं जल्दी से फायर लुकआउट से नीचे उतरा और मुझे नीचे उतरने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा उसके ऊपर चढ़ा था और अब पहली दफ़ा ही नीचे उतर रहा था, और वो काफ़ी तंग सीढ़ियाँ थीं और मैं बीच में तो गिरते गिरते भी बचा था, क्योंकि मेरा हाथ स्लिप हो चुका था। अब जैसे ही मैं उस फायर लुकआउट से नीचे उतरा, जनरेटर जल्दी से ऑन किया ताकि उस पूरे फायर लुकआउट में जो है वो लाइट आ जाए। लाइट आने के बाद मैं जल्दी से अपनी जीप में बैठा, लेकिन ये क्या, मुझे तो वहाँ की लोकेशन ही नहीं पता थी कि मैं ऊपर से किस तरफ देख रहा था और वहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी में पड़ा हुआ मैप उठाया और अपनी जगह को एनालाइज़ किया कि मैं इस टाइम कहाँ पर मौजूद हूँ और उस जगह पर बाय रोड कैसे जाया जा सकता है। वैसे तो वो जगह देखने में वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर लग रही थी, लेकिन बाय रोड जाने में वहाँ से 10 किलोमीटर का फासला था। अब मैं उस जगह की तरफ बढ़ रहा था और मैं वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरी भी जान को ख़तरा था और मेरे पास भी कोई ऐसा वेपन वगैरह ना था कि मैं उस शख्स को बचा सकता। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को 1 से 2 किलोमीटर पीछे रोकने का फ़ैसला किया कि जिससे उनके कानों पर गाड़ी की आवाज़ भी ना जाए और मैं अच्छे से देख सकूं कि वो लोग कर क्या रहे हैं और फिर पीछे रिपोर्ट कर सकूं।
हालांकि ये हमारे काम में शामिल नहीं था, क्योंकि फायर लुकआउट वगैरह वालों को तो बस यही देखना होता था कि जंगल में कहीं स्मोक वगैरह तो नहीं या आग का ख़तरा तो नहीं, और बस वेदर की रिपोर्ट तैयार करनी होती थी। हमारा इस काम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते था। तो जैसे ही मैं उस जगह पर पहुँचा, मुझे उसी आग का स्मोक नज़र आने लगा कि जो उन्होंने जलाई हुई थी, और किसी के जलने की बदबू भी आने लगी। मैं अपने बाइनोकुलर्स अपने साथ लाया था और किसी झाड़ी के पीछे बैठकर हल्का हल्का उनके पास जाने लगा। जब मैं उनसे तकरीबन किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर रह गया था, तो मैंने अपने बाइनोकुलर से देखा कि वो कोई अजीब व गरीब मखलूक थी। ऐसी चीज़ें कि जिनको मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा था, और अब मैं उनके फेस को काफ़ी अच्छे से देख पा रहा था अपने बाइनोकुलर्स की मदद से। उनका फेस इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाथ इतने बड़े कि आप सोच नहीं सकते, बड़े बड़े पाँव, और उन्होंने जिस्म पर कोई कपड़े भी ना पहन रखे थे, और उनके जिस्म बिल्कुल काले बालों से घिरे हुए थे, और शक्ल बिल्कुल सफ़ेद, लंबे दांत और आंखों में काले काले खड्डे थे उनके। ये देखकर मेरे तो पसीने छूटने लगे, और वो उस बंदे को घुमाने के साथ साथ उसका गोश्त भी खा रहे थे, और साथ साथ उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि पैनिक करता हुआ अपनी जीप की तरफ भागने लगा, तो उन चीज़ों ने मुझे देख लिया, और देखने के बाद वो किसी पागल जानवरों की तरह मेरे पीछे भागने लगी। मैंने भी जल्दी से अपनी जीप को स्टार्ट किया और वहाँ से भगाता हुआ जीप को अपने फायर लुकआउट पर पहुँचाया। जल्दी से अपनी जीप को वहाँ पर खड़ा किया और फायर लुकआउट में ऊपर जाने लगा। अभी मैं ऊपर जा ही रहा था कि मैं क्या देखता हूँ कि वो चीज़ें बिल्कुल नीचे फायर लुकआउट के पहुँच चुकी थी। तो वो इतनी तेज़ कैसे भाग रही थी? हालांकि जब मैं गाड़ी भगा रहा था तो वो चीज़ें तो मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी, तो अब इतने अचानक वो यहाँ पर कैसे पहुँच चुकी थी? वो इतनी अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी, और एक तो उनमें से बाकायदा उन चारों को ऑर्डर दे रहा था, मेरी तरफ इशारा करते हुए। गालिबन वो यही कह रहा था कि इसको पकड़ कर नीचे लाओ। लिहाजा मैं जल्दी से फायर लुकआउट के ऊपर चढ़ने लगा, और वो चीज़ें भी मेरे पीछे आने लगीं। उनके हाथ में काफ़ी बड़े बड़े खंजर भी थे, और उनके नाखून काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, और उनके चेहरे से वहशत टपक रही थी। पैनिक तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था, इतना ज़्यादा कि मेरे से ऊपर चढ़ना मुहाल हो रहा था, और मुझे बस लग रहा था कि मैं कहीं भी हौसला हार कर नीचे गिर जाऊंगा। उसके बावजूद मुझे पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही थी कि मैं ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। और जब मैं फायर लुकआउट के बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुका था, तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, और उनमें से एक ने मेरे पाँव को ज़ोर से पकड़ लिया और अपना नाखून मेरे पाँव के अंदर गाड़ दिया। लेकिन मैंने झटके से अपने पाँव को छुड़वाया और ऊपर से दरवाज़ा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी। अब उसके अलावा फायर लुकआउट के ऊपर चढ़ने का कोई और रास्ता ना था, क्योंकि उसकी जो साइड्स थीं वो सेंटर के फ्रेम से बिल्कुल दूर थीं, और उसके ऊपर चढ़ने का तो अब कोई सवाल पैदा नहीं होता था। लेकिन वो चीज़ दरवाज़ा तोड़ कर भी अंदर आ सकती थी। मुझे इस चीज़ का भी खदशा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था और मेरे सांस में सांस नहीं मिल रहे थे। मैंने डिपार्टमेंट में कॉल मिलाई और इसी चढ़ी हुई सांस के साथ बोलने लगा, तो डिपार्टमेंट वाले मुझे कहने लगे कि हमें तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। तो मैं उनको पैनिक लहजे में ही कहने लगा कि मेरी जान ख़तरे में है, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये चीज़ें मुझे नहीं छोड़ेंगी। अभी ये मैं कह ही रहा था कि वो कॉल कट ऑफ हो गई और दोबारा से पूरे फायर लुकआउट की लाइट चली गई। गालिबन जनरेटर भी बंद हो चुका था। अब मैं बिल्कुल सहमा हुआ फायर लुकआउट के एक कोने में बैठा हुआ था, बिल्कुल मुंह घुटनों में देकर नीचे देख रहा था और अपने आप को अपने हाथों से कवर किया हुआ था, और यही सोच रहा था कि वो चीज़ें क्या अभी भी यहाँ पर मौजूद होंगी। उनके पास ऐसी पावर्स तो हैं कि अगर वो गाड़ी का पीछा कर सकती हैं और गाड़ी की स्पीड से वो मेरे पास पहुँच सकती हैं, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। बस जल्दी से मेरी हेल्प के लिए कोई आ जाए यहाँ पर। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से फायर लुकआउट का वही दरवाज़ा जिसको मैं कुंडी लगाकर बंद करके आया था, वो धड़ाम से खुल गया। गालिबन उस दरवाजे की कुंडी टूट चुकी थी, लेकिन वहाँ से कोई ऊपर ना आया। अब मैं बस अपनी मौत का इंतज़ार अपनी आंखों के सामने कर रहा था और वेट कर रहा था कि कैसे ही वो चीज़ें ऊपर आएं और मुझे यहाँ से ले जाएंगी, और फिर मेरे साथ भी वही हशर होगा जो वहाँ पर उस इंसान का हो रहा था। मुझे उसके लिए भी काफ़ी दुख हो रहा था, लेकिन अब मेरी जान पर भी बन चुकी थी और मेरे साथ भी वही सब कुछ होने वाला था। मैं उस लम्हे को कोस रहा था कि जब मैं वहाँ पर गया था
और जब मैंने आंखों से ये नज़ारा देखा था और उस लम्हे को भी कोस रहा था कि जब मैंने यहाँ आने के लिए एग्री किया था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गालिबन ये आज मेरी आखिरी रात थी इस दुनिया में। अभी मैं कोने में बैठा ही हुआ था कि वो चीज़ें मेरे पास आने लगीं और ये देखकर मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो चीज़ें मुझे उसी जगह पर लेकर आ चुकी थीं कि जहाँ पर दूसरा इंसान था और उन्होंने उसको खा लिया था। अभी वो उसी आग के पास नाच रहे थे और उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और मुझे झाड़ियों में रखा हुआ था। मुझे किसी चीज़ से बांधा नहीं गया था और मुझे फ्रीली छोड़ा गया था। तो उन्होंने मुझे कोई चीज़ तो सर में ना मारी थी, मैं खुद ही अपने डर की वजह से बेहोश हो चुका था। अब मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और ख़ुद को होश में लाया और मैंने वहाँ से अपने आप को आज़ाद करने का तरीका सोचने लगा कि किस तरीके यहाँ से निकलूँ। हालांकि उनसे भागना तो मुमकिन ना था क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। अगर वो गाड़ी का मुकाबला कर सकते थे तो मैं तो क्या ही था उनके सामने। लिहाजा मैंने सोचा कि वो अपने डांस में और अपनी इन हरकतों में मसरूफ़ हैं। शायद वो कोई रिचुअल कर रहे थे या शैतान को राज़ी करने का कोई तरीका, जिसकी वजह से वो शैतान की राह में इंसान को कुर्बान भी करते थे और साथ उसको खा भी जाया करते थे। लिहाजा वो अपने रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा मगन थे और उनको इधर उधर की कोई खबर ना थी। लिहाजा मैंने इसी बात का फ़ायदा उठा हल्के हल्के कदमों से किसी जानवर की तरह झाड़ियों में से बाहर निकलने का फ़ैसला किया और रेंगते रेंगते झाड़ियों से बाहर निकलने लगा। और जब मैं उनसे तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर इसी तरीके रेंगते रेंगते दूर निकल गया, मेरे हाथ भी काफ़ी सारे छिल चुके थे उन पत्थरों पर इस तरह चलने की वजह से और पाँव में भी काफ़ी चोट लग चुकी थी। लेकिन जब मैं उनसे 2 से 3 किलोमीटर दूर निकल चुका तो मैं आराम से खड़ा हुआ और वहाँ से अपने फायर लुकआउट की तरफ भागने लगा क्योंकि वहाँ पर मेरी जीप खड़ी हुई थी। इसलिए मुझे वहाँ पर तो पहले लाजमी जाना ही जाना था ताकि मैं उस जीप में बैठकर अपने डिपार्टमेंट में जा सकूँ। और मैं तब तक ना रुका कि जब तक मैं 9 से 10 किलोमीटर का सफ़र करके अपने फायर लुकआउट के बाहर ना पहुँच गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था। लिहाजा नीचे स्टोर रूम में ही जो नल लगा हुआ था, पहले तो मैं वहाँ गया और जल्दी से पानी पिया ताकि मेरी हालत थोड़ी दुरुस्त हो सके। ये करने के बाद मैंने जल्दी से अपनी जेब से उस जीप की चाबी निकाली और उसको स्टार्ट किया और वहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ निकलने लगा। अभी मैं सामने जा ही रहा था कि वही सारी चीज़ें मेरे सामने आ चुकी थीं और इस दफ़ा वो 5 नहीं बल्कि 15-20 थे और बिल्कुल मेरी जीप के सामने आके खड़े हो गए थे। लिहाजा मैंने भी किसी चीज़ की फ़िक्र किए बगैर गाड़ी को ज़ोर से भगाया और उनके ऊपर चढ़ा डाली। और मैंने साइड मिरर से नीचे देखा कि उनकी हड्डियाँ बिल्कुल टूट चुकी थीं। उसके बावजूद वो अपने आप को हील कर रहे थे और बिल्कुल जुड़ रहे थे दोबारा से। ये देखकर मुझे अब ये भी यकीन हो चुका था कि उनको मारना भी नामुमकिन है। पता नहीं वो क्या ही चीज़ें थीं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिहाजा मैंने अब अपनी ड्राइविंग पर फोकस किया और जितनी तेज़ हो सकती थी गाड़ी भगाई, क्योंकि मरना तो इस तरह भी था, उन चीज़ों के हाथ भी। तो क्यों ना इस तरह मार लिया जाए कि जिसमें कोशिश तो की जाए अपनी जान बचाने की। लिहाजा मैंने गाड़ी को 80-90 से नीचे ना रखा और मोड़ों पर भी भगाता गया। हालांकि वो मैं पहाड़ी से नीचे उतर रहा था और मोड़ काफ़ी ख़तरनाक थे, उसके बावजूद मैंने गाड़ी की स्पीड हल्की ना की। ड्रिफ्ट और स्किडिंग करते हुए मैं गाड़ी को भगाते हुए डिपार्टमेंट में आखिरकार ले ही आया, जहाँ पर मेरे सार्जेंट और इंस्पेक्टर मौजूद थे। और वहाँ पर आकर गाड़ी को रोककर मैं जीप से बाहर निकलकर नीचे गिर गया और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मेरे साथ एक नर्स भी बैठी हुई थी। लिहाजा मेरे होश आते ही सार्जेंट और इंस्पेक्टर को अंदर बुलाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि उनकी मेरे साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग थी और हमारे अंदर बॉस और सर्वेंट से ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला ताल्लुक़ था। लिहाजा वो मुझे पूछने लगे कि मेरे दोस्त तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारी टांगें पाँव ज़ख्मी हो चुके हैं। और मेरा पाँव तो काफ़ी शदीद ज़ख्मी हो चुका था क्योंकि उनमें से एक उस वहशी दरिंदे ने मेरे पाँव के अंदर अपना पूरा नाखून घुसा डाला था और उसके अलावा मेरे हाथ और मुंह भी छिले हुए थे। लिहाजा मेरे साथ जो सब कुछ हुआ मैंने एज इट इज़ उनको बता दिया। ये सुनने के बाद वो कहने लगे कि इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, लेकिन तुम्हें एक बात बस मैं समझा दूं कि अगर तुमसे कोई मीडिया वाला
या बाहर का कोई भी आदमी इस बारे में पूछे तो तुमने इस बारे में कतई नहीं बताना उनको। लेकिन मैंने कहा यह तो गलत बात है। और वो जो उस रात बंदे के साथ हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ हमें पता है। एक बंदा रात के तकरीबन 8 से 8:30 के दरमियान मिसिंग केस में हमारे पास रिपोर्ट हुआ था। हमने काफ़ी सारा सर्च किया उसको, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गालिबन तुमने उसी बंदे को देखा था। तो ये सब बातें सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ कि सब कुछ जानने के बाद भी आप लोग कह रहे हो कि मैं पुलिस और मीडिया को इसके बारे में कुछ भी ना बताऊं। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे बताने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी पावरफुल हैं। और अगर जब तक हम उनके काम में मुदाखलत नहीं करते और उनके काम में टांग नहीं अड़ाते, वो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ज़रूर उस शख्स ने कुछ ऐसा किया होगा कि वो चीज़ें उसको उठा कर ले गईं, और तुमने भी उन चीज़ों को जो है वो काफ़ी करीब से देख लिया था, इसलिए वो तुम्हारे भी पीछे पड़ गई थी। लिहाजा अगर हमने मीडिया और पुलिस वालों को ये सब कुछ बताया तो इस जंगल की रेपुटेशन पे काफ़ी सवाल उठेंगे और लोग यहाँ पर आना भी बंद हो जाएंगे। लिहाजा हमें उन चीज़ों को डिस्क्लोजर नहीं करना चाहिए और उनके बारे में नहीं बताना चाहिए। बेशक अब तुम उस फायर लुकआउट पर मत जाना, ये हमारी ही गलती थी। हमें तुम्हें पहले ही इस सब कुछ के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन हमें याद ना रहा, क्योंकि तुम 6 से 7 साल हमारे साथ काम कर चुके थे। तुम्हें याद नहीं था कि हमने तुम्हें ऐसा कुछ बताया भी है या नहीं, या हमने सोचा कि हो सकता है तुमने खुद इस चीज़ को पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया हो या तुम जानते हो। और हम ज़्यादातर इस बारे में अपने डिपार्टमेंट वगैरह में बात किया भी नहीं करते। लिहाजा वो दिन गया और आज का दिन है। मैंने कभी भी दोबारा फायर लुकआउट का रुख ना किया और कभी भी उस पोस्टिंग पे ना गया। हालांकि मैं अभी भी अपने सार्जेंट के साथ घूमता हूँ और राउंड्स वगैरह करता हूँ, और अभी भी फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। और मेरी पोस्टिंग भी हो चुकी है, क्योंकि जो हमारे इंस्पेक्टर थे उनकी एक अननोन तरीके से उसी जंगल में डेथ हो चुकी थी, तो अब उनकी पोस्टिंग भी मुझे मिल चुकी थी। अब मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था अपने सार्जेंट के साथ, और हम वही वाला काम किया करते थे जो पहले 6-7 साल से करते आ रहे थे। और अब मैं उस जंगल के तमाम राज से वाकिफ़ हो चुका था और किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता था कि जो हमें मना की गई थी। ये स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए अपना नाम नहीं मेंशन किया और ना ही जंगल का नाम मेंशन किया है।